नमस्कार खम्मा गणित साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका सारथी बेरोजगारी के इस महारण क्षेत्र में एक बार फिर से आप सभी की सफलता के रथ को बड़ी मजबूती से थामे हुए खूबसूरत से सेशन के साथ एक ही वीडियो के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काम तमाम करने के लिए एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। साथियों, सबसे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट, यही निवेदन कि ये एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है और ये शुरुआत अपने अंजाम तक तभी पहुंचेगी जब आप सारे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आप सभी का सहारा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ में शेयर कीजिए और उन्हें भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए और आगे से आगे शेयर करने के लिए कहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी जीत के लिए, एक बड़े महायुद्ध को जीतने के लिए एक बड़ी और महासेना की आवश्यकता होती है। और मैं कहीं ना कहीं पर यह परिवार मेरा आप सबके बिना अधूरा है, तो ये परिवार पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। खैर बहरहाल, आज आपके समक्ष आने का मेरा मेन प्रायोजन जो है वो यह है कि हम आज एक वीडियो के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को सिर्फ प्ले करके मत छोड़ देना, इसे ज़रूर आप 15-20 मिनट तक इसको देख लेना। ज़्यादा समय अगर आप नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं, एक बार इसे आप 15-20 मिनट के लिए देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ नया नहीं लगे, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, तो फिर आप इस वीडियो को कभी दोबारा मत ओपन कीजिएगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ बेसिक लेवल पर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, तो मैं एक बार उन सभी से आपको अवगत करवा दूँ। देखिए, ये कोई नया टॉपिक नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये स्कूल लेवल से आप लोग पढ़ते आए हैं। 9th-10th में भी आपको अच्छे से पढ़ाया होगा आपके मार साहब ने। और कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज ऐड की गई हो और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन ना आए। यानी कि तमाम जितने भी राजस्थान स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होते हैं, उसमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपके सिलेबस का हिस्सा है तो उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ साझा किया था, आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो मैं कहूँगा कि यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जाना जाता है, एक इसका दूसरा नाम है नरेशन। नरेशन भी इसी को कहते हैं और इसका तीसरा नाम है स्पीच। स्पीच स्पीच का मतलब होता है कथन। तो ये वास्तव में एक कथन का ही खेल है, इसके अंदर स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस को ही दर्शाया जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहो तो, नरेशन कहो तो, या स्पीच कहो तो, एक ही बात है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिकली ये कहाँ से आता है, इसकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है। तो ये भी आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। किसका? ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के दौरान बताया था। हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य रूपांतरण। क्या कहते हैं? वाक्य का रूपांतरण करना। तो जैसे एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में चेंज किया जाता है, वैसे ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन कहते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहो तो, नरेशन कहो तो, स्पीच कहो तो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। यानी कि इसमें हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, सेंटेंस का रूप बदलते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसमें हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य यानी कि दूसरे रूप में उसको बदलेंगे। यानी कि एग्जामिनर आपको डायरेक्ट देगा तो उसे आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, और अगर इनडायरेक्ट देगा तो उसे आपको डायरेक्ट में बदलना है। वैसे ही जैसे एक्टिव को पैसिव में बदला था और पैसिव को
एक्टिव में बदला था। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसे एक्टिव पैसिव वॉइस से अलग करती है, और वो क्या है? वो ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य का अर्थ बदलता है। ये वो लाइन है जो इसे एक्टिव पैसिव से अलग बनाती है। क्या बनाती है अलग? कि ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें अर्थ यानी कि मीनिंग, इसमें मीनिंग आपकी चेंज होती है, यानी कि अर्थ बदलेगा। जबकि एक्टिव पैसिव वॉइस में मैंने लिखवाया था कि उसमें हमें अर्थ नहीं बदलना है। एक्टिव पैसिव में सेंटेंस रो मीनिंग अर्थ को नहीं बदले, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने अर्थ बदलना पड़ी सा। आ इनी शर्त है, इनो नियम है, और वो नियम आप गांठ बांध लीजो। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी तुम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलो या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलो, आपने सेंटेंस रो मीनिंग बदलेला। अब दूसरी बात ये कि क्या हर एक सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा? यानी कहने का मतलब कि क्या हर डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बदला हुआ दिखाई देगा या हर इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बदला हुआ दिखाई देगा भैया? तो मैं कहूंगा प्राय का मतलब ज्यादातर। कुछ एक ऐसी सिचुएशंस रहेगी, कुछ एक ऐसी शर्त रहेगी जहां नहीं भी बदल सकता है। मैं कह रहा हूं नहीं भी बदल सकता है, नहीं ही बदलेगा ये भी नहीं कहा और जरूर ही बदलेगा ये भी नहीं कहा। मैंने कहा बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो प्राय तो बदलता है। जो इसकी शीरत है, जो इसकी शर्त है, वो यही है कि इसमें सेंटेंस अपना मीनिंग बदलता है। जैसे एक्टिव पैसिव मैंने कहा था कि किसी सूरत में नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलता है प्राय, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन में नहीं बदलता। वो मैं आगे बता दूंगा आपको, आप बने रहना इस वीडियो में। तो भैया किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कब बदलेगा? ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि अगर किसी सेंटेंस का टेंस बदलोगे तो अर्थ बदलेगा, अगर प्रोनाउन बदलोगे तो अर्थ बदलेगा, और अगर आप यूज होने वाले एलिमेंट्स के नंबर बदलोगे तो बदलेगा। तो अगर आप किसी सेंटेंस का टेंस बदलते हो, पर्सन बदलते हो, पर्सन नाउन प्रोनाउन लिख दिया यहाँ पे, माफ करना, पर्सन। तो अगर किसी सेंटेंस का टेंस बदलता है, पर्सन बदलता है, नंबर बदलता है, तो ही उसका मीनिंग चेंज होगा। क्या होगा? मीनिंग चेंज होगा, ध्यान रखना। जबकि एक्टिव पैसिव अगर आप खोल करके देखोगे तो उसके अंदर मैंने यहां क्रॉस लगाए थे, मतलब कि एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में बदलते समय उसमें टेंस, पर्सन और नंबर को नहीं बदला जाता है, इसी वजह से तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। जबकि आपारे अटे इनो टेंस बदली, पर्सन बदली और नंबर भी बदली, जब ये तीन चीजा बदली जदी तो आपारो अर्थ बदली, सेंटेंस रो भाव बदली, मीनिंग बदली, अर्थ बदली। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई पूछ ले कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो कह देना कि है दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट, लेकिन फिर भी एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में बदलने पर उसका अर्थ, उसका मीनिंग नहीं बदलता, उसका भाव नहीं बदलता, उन्हों अर्थ नहीं बदले हैं। जबकि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते वक्त उसका अर्थ बदलता है, मीनिंग बदलता है, सेंटेंस का सेंस बदलता है। प्राय, ये लगाना मत भूलना, प्राय, नहीं तो क्या बदलता ही है, ये नियम बन जाता है फिर, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भैया ने कहा था कि प्राय नहीं, प्राय बदलता है, कुछ कुछ सिचुएशन में नहीं बदलता, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो ये बेसिक लेवल की बात है जो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी सवाल ये रहेगा कि एग्जाम में हमें एग्जामिनर पूछेगा क्या, क्योंकि मैं हमेशा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं।
एक समय था जब एग्जामिनर आपको सिंपल सिंपल डायरेक्ट देकर इनडायरेक्ट पूछ लिया करता था, लेकिन अब क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बदल गया है, अब कई सारे टेक्निकल, कई सारे लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ साथ में एग्जामिनर के प्रश्न पूछने का तरीका तक बदल गया है, उसका स्ट्रक्चर तक बदल गया है। तो आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना है। आपको एग्जाम के अंदर एग्जामिनर डायरेक्ट देकर के उसका इनडायरेक्ट पूछ सकता है, सेंटेंस बना करके, या आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ सकता है, या आपको इनडायरेक्ट देकर उसका डायरेक्ट पूछ सकता है। ये तो हो गई सेंटेंस की बात, यानी डायरेक्ट देकर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट देकर डायरेक्ट, दोनों ही चीजें आपको याद कर लेनी है। मतलब कि जयपुर से जोधपुर का रास्ता और जोधपुर से वापस जयपुर का रास्ता दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, और क्या सवाल बन जाएगा इसमें से? ये तो बन गया तुम्हारे सेंटेंस का, कि भाई सेंटेंस वो डायरेक्ट देकर के 4 ऑप्शन में इनडायरेक्ट पूछ लेगा सही का, और सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट देकर के ऑप्शन में से 4 डायरेक्ट देकर के किसी एक सही डायरेक्ट सेंटेंस को पूछ सकता है। इसके अलावा एक इसमें एरर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि वो आपको सेंटेंस में इनडायरेक्ट सेंटेंस देकर के उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी दे सकता है, जैसे कंजक्शन की गलती दे दे, या फिर चाहे आपको इंटरोगेटिव के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे करके दे दे। तो इसमें आपको एरर के क्वेश्चन भी मिलने की संभावना रहती है। तो हमें डायरेक्ट सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, और इनडायरेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर विथ चेंजेस पता होना चाहिए। मेरी बात को अगर समझ में नहीं आए ना, तो उसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को। एरर के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं कि तुम्हें डायरेक्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना होगा ढंग से, और इनडायरेक्ट के स्ट्रक्चर को विथ चेंजेस के साथ समझना होगा ढंग से, तो ही तुम एरर के क्वेश्चन को पकड़ पाओगे। इसके अलावा तुम्हें वो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन भी दे सकता है, यानी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस देकर के किसी एक पोर्शन में एरर डालकर उसको अंडरलाइन करके भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन बनने की जो पूरी संभावनाएं है वो आपको मैं यहां बता चुका हूं। और अभी लेटेस्ट जो चीजें चल रही है, जो वर्तमान में अभी क्वेश्चन की पद्धतियां चल रही है, देखो ये छोटे लेवल के एग्जाम्स में इसको कितना फॉलो किया जाता है ये तो अभी देखने वाली बात होगी, वो हमें आने वाले बीएसटीसी और पीटीईटी एग्जाम से पता चल जाएगा। खैर, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पटवार रीट जैसे एग्जाम की, तो जो देखो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि टेक्निकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसे हमारे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी सदस्यों ने साफ शब्दों में अपने इंटरव्यू में ये बात कह रखी है कि हम आने वाले समय में टेक्निकल, लॉजिकल और अप्रोचेबल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टेक्निक पता होनी जरूरी है भाई, ध्यान रखना इस बात को। अब आप कहोगे भैया टेक्निकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो टेक्निकल क्वेश्चन आपको एनालिसिस करने के लिए कह सकता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच का एनालिसिस। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस किसका पार्ट है, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो कौन से सेंटेंस का टाइप होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनती है, तो आपको वहां पर भी पूरा ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आने वाले क्वेश्चंस की एक रो है जो मैंने बता दी। और तुम्हें जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से पढ़ो तो तुम्हें इन तरीकों को फॉलो करते हुए चलना है। और अगर आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहेंगे तो आगे आने वाले समय में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को विस्तार से एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आपके साथ में रखेंगे, क्योंकि इस वन शॉट वीडियो के अंदर तो मैं आपको जो अहम और मुख्य बातें होगी वो बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपको आराम से इजी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना शुरू करूंगा तो हम बारीक बारीक चीज़ों को उसके बारे में बताएंगे। और ये चीज़ जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात ज़रूर बताएंगे। मुझे उनसे ये उम्मीद है कि जो मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़े हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर रखेंगे कि भैया जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा ना वो तुमको ज़रूर बताएंगे। तो मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने जो व्यूज़ है, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो, चाहे वो मेरे दूसरे जो साथी हैं, मेरे साइंस के जो चल रही है, आपके जो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लास आपके समक्ष आ रही है, सभी के एनालिसिस कीजिए, सभी के पढ़ाने के तरीके को आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो साझा कीजिएगा।
प्लीज। उससे क्या होगा कि आपका एक कमेंट जो है वो एक किसी विद्यार्थी की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आपका एक एनालिसिस, आपका एक कमेंट किसी भी विद्यार्थी को जो इधर उधर भटक रहा होगा उसे एक सही राह दिखा सकता है। तो जरूर इस मुहिम में आप मेरा सहयोग दीजिएगा, क्योंकि मैं कितना भी कह दूंगा, अगर मैं कितनी भी तारीफ कर लूंगा मेरे चैनल या मेरे सहयोगियों या मेरे साथियों की, तो आप यही सोचोगे कि सर आप बिजनेस के पर्पज से आए हो। लेकिन आपको भी पता है कि एक नए चैनल, एक नई ग्रोथ में कितना क्या बिजनेस होता है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है भाई। और जो मुझे पहले से जानता है उसको ये भी पता होगा कि मैं कितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आता हूँ या कितना मेरा बिजनेस माइंड है, वो आप अच्छे से जानते हो मुझे, है ना। तो मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है खैर इस मुद्दे पर तो। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको कमेंट जरूर करने चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि किसी और को भी आप अपने मैसेजेस से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए भैया, अब हम लोग चलते हैं इस यात्रा पर। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट शुरुआत मैं आपको करूंगा यहाँ, लेकिन मैं इसके पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं, जो मैंने पीछे वाले अभी कुछ समय पहले एक मुद्दा छेड़ा था। मैंने कहा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस जो बनता है वो कौन सा सेंटेंस होता है। देखो, सेंटेंस के टाइप जब आप जुड़ेंगे तो हम सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक वाक्य आएगा कॉम्प्लेक्स वाक्य। तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब तुम सेंटेंस बनाते हो तो जो इनडायरेक्ट वाक्य बनता है ना वो कॉम्प्लेक्स वाक्य होता है। कौन सा वाक्य बनता है? वो कॉम्प्लेक्स वाक्य। ध्यान रखना भाई, हिंदी में इसको कहते हैं जटिल। कैसा वाक्य है ये? जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स वाक्य बनता है। और कॉम्प्लेक्स वाक्य की पहचान होती है कि इसके अंदर हमेशा कंजक्शन का यूज किया जाता है और इसके अंदर आपको हमेशा मेन क्लॉज एक तरफ दिखाई देगा। ये बड़ी बारीक बातें हैं जो हम विस्तार से पढ़ेंगे जरूर जब भी हम साथ में जुड़ेंगे एक साथ। और कंजक्शन के दूसरी तरफ आपको सबऑर्डिनेट जो है वो क्लॉज मिलता है। तो जब भी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी कंजक्शन के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो वाक्य बनता है वो कॉम्प्लेक्स वाक्य होता है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आजकल टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर वाक्य कौन सा बनता है, तो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनता है। यह भी पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट वाक्य जो है वो कितने भागों में बटा होता है, तो वो 2 भागों में बटा होता है। यह भी पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट वाक्य के अंदर जो है वो कौन सा क्लॉज यूज किया जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज किया जाता है। ध्यान रखना, एक मेन क्लॉज यूज किया जाता है। तो ये टेक्निकली चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, अब मैं आपको आगे ले जाता हूं और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस की बनावट कैसी होती है और टेक्निकली हमें इन चीजों को समझना कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस 1-1.5 घंटे में ग्रामर का, अगर मैं बात करूं व्याकरण की, तो व्याकरण में सेंटेंस ग्रामर का सबसे टफ टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश के अंदर सेंटेंस ग्रामर की अगर चर्चा की जाए तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सबसे टफ माना जाता है। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए कि इस वीडियो के बाद आपको एक भी चीज यहां से मुश्किल नहीं लगेगी और यही मेरे वीडियो की टैगलाइन भी रहेगी। ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस की बनावट बता रहा हूं। सभी लोग ध्यान से और पूरा मनोयोग यहां रखते हुए देखेंगे। तो मैं यहां एक डायरेक्ट सेंटेंस टाइप कर रहा हूं, लिख रहा हूं। तो मैंने लिख दिया यहां, राम said to me, you are playing the sitar with my brother. Now, ये मैंने आपको एक सेंटेंस टाइप करके दिया है जो कि डायरेक्ट सेंटेंस है। अब मैं आपको यहां से टेक्निकली थोड़ी चीजें बताने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ है। डायरेक्ट सेंटेंस 2 भागों में बटा है। कौन कौन से हैं 2 भाग? पहला भाग आपको यहां से यहां दिख रहा होगा, यानी कि इन ये जो निशान है ना, इन निशान के इधर का जो भाग है
वो एक भाग है, और इस निशान के इधर का जो पूरा एक भाग आपको दिखाई दे रहा होगा वो एक अलग भाग है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रामर की भाषा में इस वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे शॉर्ट में कहते हैं आरवी। क्या कहते हैं? आरवी। और इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना, रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में इसको कहते हैं आरएस। तो ये दो भागों में डायरेक्ट सेंटेंस बढ़ता है। कौन सा सेंटेंस? डायरेक्ट सेंटेंस। फिर बोलो मेरे साथ, डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक बात है। अब हम यहां आगे इसको थोड़ा और डीप में जानेंगे। यहां अगर आप देखो तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरवी के तीन हिस्से होते हैं, तीन भाग होते हैं। आरवी में कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा कौन सा भाग होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो कई बार नहीं भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। मतलब कई बार आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना। कई सारे ऐसे सेंटेंस आगे आएंगे आपके साथ जहां रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आपको प्रिपेयर रखना है खुद को कि भैया ने बताया था कि कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। मैंने ये बात लिखा दी है, कई बार नहीं भी होता है। कई बार ऑब्जेक्ट को नहीं आवे, खाली सब्जेक्ट और वर्बिज देखने मिले आपने। आ चीज ध्यान रख जो थे। अब यहां तीनों एलिमेंट्स के अपने अलग अलग काम हैं भाई, तीनों के अपने अलग अलग काम हैं। क्या काम है? तो देखो, सब्जेक्ट का क्या काम होता है? कहना। इसका क्या काम है? कहना। ये कहने का काम करेगा। ये पूरा जो शुरुआत होगी वो यहां से होगी, ये कहेगा, और इसकी बात को सुनेगा कौन? ये ऑब्जेक्ट सुनेगा। तो यहां ऑब्जेक्ट का भी काम होता है क्या? सुनना। आई बात समझ में? इसका काम कहना, इसका काम सुनना। इसने इसको कुछ कहा, और वो कब कहा वो समय बताने का काम वर्ब का है। तो वर्ब का यहां क्या काम है? टाइम बताना, समय बताना, काल बताना, कि कहने वाले ने जो बात कही वो कब कही, और सुनने वाले ने जो बात सुनी वो कब सुनी। तो कहने वाले का समय और सुनने वाले का समय जो बताता है उसे वर्ब कहा जाता है। ध्यान रखना। तो मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब में तीन एलिमेंट मिलेंगे, कभी कभी दो ही मिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तीनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। यहां सब्जेक्ट का काम कहना, ऑब्जेक्ट का काम इसकी कही गई बात को सुनना, क्योंकि जब ये कहेगा तो इसको सुनेगा कौन? ये ऑब्जेक्ट सुनेगा। और इसने जो कहा और इसने जो सुना वो कब कहा वो समय आपको ये वर्ब बताएगी, मतलब कि ये टेंस बताएगी आपको। आगे सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। तो यहां अगर मैं आपको कुछ ऐसे पिक्चर बना के बता दूं कि भाई जैसे यहां पर दो औरतें बात कर रही है। एक औरत का नाम तो हो गया यहां पर रमा। क्या नाम हो गया? रमा। और एक औरत का नाम है यहां पर मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। तो रमा कह रही है मुन्नी से। क्या कह रही है? कह कौन रही है? रमा कह रही है। तो यहां रमा का काम है कहना। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। और मुन्नी का काम है सुनना। ठीक है। अब क्योंकि ईश्वर ने माताओं और बहनों को जन्म देते समय उनमें एक आदत उन्होंने ऐड करी। क्या? एक दूसरे की चुगली करने की। औरतों का मतलब औरतों का ये एक तरह का टाइम पास करने का तरीका होता है। रोज शाम को
घर के बाहर चौकी पर एक कटोरी के अंदर लहसुन के गांठिए लेकर के बैठ जाती है और पास वाली जो चाची ताई जो भी होती है उनके साथ बैठ जाएगी और फिर लहसुन छोलते छोलते ठंठाए उर्मिला बिन छोरी वास्ते नया गहना लिया अपन थाई कौन पड़न दियो ठंठा पड़ियो। ए राम देखो कई जमाना आया है आपा लेवा जन तो घना ही मुंडा घालेन घना ही पूछे कई लियोन खुदरो टाइम रह जाने क्या मन कई है बहन की कोनी मार करने। ये अपने आसपास परिवार की बातें होती है, करती कि नहीं करती औरतें। तो जब दो औरतें मिलेगी, जब दो औरतें मिलती है तो वो हमेशा एक दूसरे की बात नहीं करेगी। भगवान ने यही गुण उनमें डाला कि महिलाएं कभी भी, जब दो महिलाएं, भैया पापा से बात करेगी ना मम्मी, तब तो वो खुद का ही जिक्र करेगी। मारे ओ कोनीन थे मारी हुणो कोनीन, छोरा मारी बात माने कोनीन, छोरिया तो मारी कहना में ही कोनीन, तो वो खुद का रोना रोएगी, खुद का दुखड़ा रोएगी। लेकिन जब मम्मी के साथ चाची या मम्मी के साथ मौसी मिल जाए, फोन पे सुन लेना, कभी गारंटी लिख के ले लेना मेरे से, तब वो दो औरतें कभी भी आपस में एक दूसरे की बात नहीं करेगी। वो हमेशा किसी कोई तीसरे इंसान की बात करेंगे, वो कोई तीसरी ही बात करेंगे। तो यहां रमा और मुन्नी में बातचीत हो रही है और ये किसी तीसरे आदमी की बात करेंगे। अब आई बात समझ में? और ये इस तीसरे इंसान से जुड़ी हुई किसी घटना, किसी इंसिडेंट, किसी उनके किसी कार्य, किसी घटना का वर्णन करेंगी। वो कहेगी एक दूसरे से, काले सरला ने विन बीन रहा थे, मैं होनारी दुकान में देखी वोटे बा गहना मुलावती। तो दो औरतें तीसरी की बात करेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ऐसा ही होता है। बस इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में बात करेंगे और वो किसी तीसरे मुद्दे पर बात करेंगे। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कहना और सुनना दो अलग अलग काम होते हैं। अब ये क्या है यहां, तो मैं कहूंगा इसे कहते हैं कथन। रिपोर्टेड स्पीच को हिंदी में कहते हैं कथन। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है स्पीच। स्पीच नाम पढ़ने के पीछे का रीजन यही है कि ये एक कथन होता है जिसे कहता कौन है, सब्जेक्ट, सुनता कौन है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की कही हुई बात और ऑब्जेक्ट की सुनी हुई बात ये होती है। तो ये वो बात है, ये वो कथन है जो सब्जेक्ट ने कहा और ऑब्जेक्ट ने सुना। अब ये कथन जो है वो आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है, ये कथन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये कथन आपका इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, ये कथन आपका इंपेरेटिव भी हो सकता है, ये कथन आपका एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, ये कथन आपका ऑप्टेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहां आपको ग्रामर का कोई भी सेंटेंस, किसी भी प्रकार का वाक्य मिल सकता है, क्योंकि बात करने पर किसी भी तरह की बात की जा सकती है। वो बात आदेशात्मक भी हो सकती है, वो बात अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है, वो प्रश्न भी हो सकता है ना? तो इस तरह से प्रिपेयर रहना है कि कथन में हमें कोई भी सेंटेंस मिल सकता है, हमें तैयार रहना है। जैसे यहां यू आर प्लेइंग द सितार विथ माई ब्रदर, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो, इसकी जगह नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी जगह इंपेरेटिव भी हो सकता है, इसकी जगह इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, इसकी जगह एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, इसकी जगह ऑप्टेटिव भी हो सकता है। आपको तैयार रहना है, आपने ध्यान रखना आ चीज, ठीक है? तो ये मैंने डायरेक्ट सेंटेंस को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया भाई। क्लियर कहानी? तो कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस को समझना हो तो इस पैनल को ओपन करना, आपको सब पता चल जाएगा कि किसका कहां कहां क्या क्या काम है। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। अब मैंने यहां एक वाक्य जो लिखा, क्या लिखा? राम सेड टू मी, राम said to me, you are playing the sitar
You are playing the sitar with my brother now. You are playing the sitar with my brother now. तो ये हमने समझ लिया है, ये सेंटेंस यहाँ समझ चुके हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या कौन कौन क्या क्या काम करता है। यहाँ हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो मैं इसका देखो इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्यों चेंज क्या क्या हुए ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग द सितार विथ his brother then। ये सेंटेंस आपको हमने बनाया। अब आप ध्यान देना परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। परिवर्तन क्या क्या हुए, पहला परिवर्तन सैड का टोल्ड किया आपने, देखो ये पहला चेंज। दूसरा चेंज आपने टू को यहां से रिमूव कर दिया, हटा ही दिया। तीसरा चेंज इस निशान के बदले आपने कंजक्शन जोड़ा, ये कंजक्शन होता है, इसको कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। चौथा चेंज यू की जगह पर आपने आई को रखा। पांचवा चेंज आर की जगह पर वॉज को रखा। इसके बाद का चेंज माई की जगह पर आपने हिज को स्थान दिया। और लास्ट चेंज कि नाउ के जगह पर आपने देन को रखा। ये तमाम परिवर्तन ही तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का खेल है मेरे भाई। ये सारे परिवर्तन ही तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का खेल है मेरी बहन। अगर जिस भाई जिस बहन ने ये परिवर्तन का खेल समझ लिया कि यहाँ सैड की जगह टोल्ड क्यों आया, टू हटा क्यों, ये निशान हट करके दैट ही क्यों लगा, यू हट करके आई ही क्यों आया, आर हट करके वॉज ही क्यों आया, है ना, माई का हिज ही क्यों हुआ, नाउ का देन ही क्यों हुआ, ये क्यों का जवाब अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कभी गलत नहीं करोगे। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। तो चलो एक एक करके इन परिवर्तनों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ मेरे भाई, सबसे पहला परिवर्तन वो कौन सा हुआ मैं बताऊं आपको। देखो सबसे पहला परिवर्तन हुआ है, यहां हमने सैड का टोल्ड किया। इसको मैं क्या कहूं, ये एक तरह का क्या है, एक तरह की वर्ब है। तो हम यहां पहला परिवर्तन लिखेंगे वर्ब चेंज। क्या करेंगे, वर्ब चेंज। लेकिन कहां, रिपोर्टिंग वर्ब में, स्पीच में नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है उसमें चेंज करेंगे हम। तो देखो मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता देता हूं कि चेंज कैसे करना है आपको, और आगे भी आप जब पढ़ें तो आपको ध्यान में रखनी है तमाम बातें। ठीक है भाई। ये लो, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव, फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव को मैं एक साथ ले लेता हूं, फिर आ जाएगा इंटरोगेटिव, फिर आ जाएगा इंपेरेटिव, फिर आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी। आप कहेंगे भैया ये क्या है अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव? तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैं बता दूं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूं मैं। ये कथन जो मैंने बताया ना आपको अगली वाले पैनल पर, ये वही है सारे के सारे। तो क्या भैया आप ये कहना चाहते हो कि जब भी तुम चेंज करना शुरू करो तो हर चेंज में तुम्हें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच की भी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लिख लेना कहीं पर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर परिवर्तन, मैं क्या कह रहा हूं, हर परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच
को मिलाकर के किया जाता है। अगर तुम परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में भी कर रहे हो तो भी तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत पड़ती है, और रिपोर्टेड स्पीच में करते हो तो भी तुम्हें रिपोर्टिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। मतलब ये दोनों मिलेंगे तो ही परिवर्तन होगा। तो तुम चेंज कर रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन तुम्हारे यहां चेंज करने का जो आधार तय किया जा रहा है, जो परिवर्तन करने का मुख्य आधार तय किया जा रहा है, वो क्या है? वो है आपके ये सेंटेंसेस, जो कहां के होंगे? रिपोर्टेड स्पीच के होंगे मेरे भाई। रिपोर्टेड स्पीच का अफर्मेटिव नेगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच का इंपेरेटिव और रिपोर्टेड स्पीच का एक्सक्लेमेटरी। तो जब तुम यहां सैड को बदलने की कोशिश करो तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच कौन से टाइप के सेंटेंस की है। और ये सारी टाइप मैं यहां बता चुका हूं, ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। ये सारे आपके टाइप ऑफ सेंटेंस, ये देखो। तो तुम जब भी चेंज करो ना तो ये टाइप ध्यान रखना। अब क्या ध्यान रखना है भैया? तो ध्यान ये रखना है कि अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। और क्योंकि ये वन शॉट है ये, इसलिए आपको कई बातें खुद से लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि ये इस एक वीडियो का कंटेंट आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कितना सुधार सकता है, या आप जिस दिन शिद्दत से आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, उस दिन आप समझ जाओगे। पहली बात तो मुझे पता है कि समय नहीं होगा आपके पास पूरा देखने का एक एक चीज को, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं देख लेता हूं, 1-1.5 घंटा निकाल लेता हूं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप मुझे याद करोगे। जब तक आप इस मझधार में बहोगे, मुझे याद करोगे। तो भैया, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो उस सिचुएशन में तुमको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि तुम्हारे रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर अब आप कंफ्यूज होंगे, कभी तो रिपोर्टेड स्पीच, कभी रिपोर्टिंग वर्ब, तो देखो ये कंफ्यूजन ही तो तुम्हारी पढ़ाई है। एक कॉम्पिटिटर के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए ये उलझने ही उसकी तैयारी है। कहते हैं कि जो इंसान अपनी उलझनों को सुलझा दे वो सफलता का मूल मंत्र समझ जाता है। तो तुम्हारे जीवन में ये जो उलझने हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, फिर इसको यहां चेंज, उसको वहां चेंज, ये उलझने ही सुलझाना है तुम्हें। और अगर तुम इन उलझनों को सुलझाने में सफल हो गए तो तुम्हें इस बेरोजगारी के महासागर से बाहर निकलना तुम्हारे दाहिने हाथ का काम होगा। तो इन उलझनों से जो उलझ गया वो अपने जीवन के असफलता के इन ताने बानों में उलझा हुआ ही रहेगा, और जो इन उलझनों को सुलझा करके आगे बढ़ गया वो अपने सफलता के अंतिम पायदान पर खड़ा होकर के वहां से हमें बाय बाय करेगा, सल्यूट करेगा और थैंक यू बोलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक बार मेरे हर वीडियो को एक बार जरूर देख लेना भाई, प्लीज। चाहे फिर वो शुरुआत का बेसिक्स हो, चाहे वो बीच में मैंने एक्टिव पैसिव करवाया हो, फिर चाहे मैं आज अभी ये करवा रहा हूं, हर एक वीडियो को, चाहे वो आर्टिकल हो, हर एक वीडियो को तुम इत्मीनान से देखना। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई, अब आप देखो, उलझना मत, क्योंकि आपके सामने मेरा वीडियो रहेगा। आप जब भी उलझो ना, मेरे वीडियो को प्ले कर लेना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूं। मैं बिल्कुल तुमको यही कह रहा हूं कि तुम्हें जब सैड को टोल्ड में या सैड को जहां भी बदलना है, तो बदलते वक्त तुमको पहली चीज क्या ध्यान रखनी कि उस सेंटेंस का कथन कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो अगर उस सेंटेंस का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा, तब तुम्हें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों होने चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए। अगर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों होगा, बोलने वाला सुनने वाला दोनों होगा, तो ही तुम क्या करोगे? तो ही तुम से का टेल करोगे। किसमें? अफर्मेटिव नेगेटिव होने पर ही सैड का टोल्ड करोगे, और ये सेज भी हो सकता है। हाँ, तो सेज होगा तो टेल्स कर देना, और
विल टेल का, सॉरी विल से का विल टेल करोगे। कब? जब सुनने वाला होगा। ये होना जरूरी है, ये नहीं है। अगर मैंने कहा ना कई बार नहीं आता, ये देखो कई बार नहीं आता। अगर नहीं आया तो भैया क्या करेंगे? ये तो आपने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर ये सुनने वाला मैंने कहा कई बार नहीं आता है तो आपको यहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना। क्या लिख रहा हूं? अगर ऑब्जेक्ट न हो तो चेंज नहीं होगा। फिर ये से का से, सेज का सेज, सैड का सैड, विल से का विल से ही रहेगा। मैंने कहा रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक भैया, लिखवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तुम्हारी हर बात सिर आंखों पर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे इस कैमरे के इधर रहने की एकमात्र वजह ही तुम लोग हो। तुम हो तो मेरा वजूद यहां है, तुम नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए आप हमेशा यहां हो मेरे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो चलो हम लिख ही देते हैं। अगर बोलने वाला हो लेकिन उसको सुनने वाला नहीं हो, देखो मैंने क्रॉस लगा दिया। अगर सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला ही है, सुनने वाला अगर नहीं है तो ध्यान रखना से, सेज, वापस से और सेज में ही आएंगे। अगर सैड है तो सैड का सैड ही आएगा। ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना। बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं और बहुत बढ़िया बातें बता रहा हूं, तुम याद रखोगे भाई। और अगर विल टेल, विल से आ गया तो उसका भी विल से ही करना। कब? तब जब सुनने वाला नहीं होगा ना, तो चेंज नहीं होंगे ये कि ये आ जाएंगे इधर। बात हो गई, समझ में आ गई, क्लियर है कहानी? आगे बढ़ रहा हूं भैया, अब आगे सुनना। इंटरोगेटिव की अगर मैं चर्चा करूं तो देखना इधर, इंटरोगेटिव की चर्चा करूं तो चाहे तुम्हारा इंटरोगेटिव कहां, यहां निशान होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। वो कौन? रिपोर्टेड स्पीच। तो चाहे सुनने वाला हो या सुनने वाला ना ही हो। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नियम है, मैंने कहीं से पढ़ा और मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। तो यहां तो सुनने वाला होगा तो ही चेंज होगा, नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। कहां? अफर्मेटिव और नेगेटिव में। लेकिन इंटरोगेटिव में सुनने वाला हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहां चेंज करना है। से है तो आस्क करना है, सैड है आस्क्ड करना है। सेज लिखना था, मैंने सैड पहले कर दिया, कोई नहीं, चलो चेंज कर देते हैं। सेज है आस्क्स करना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा। और सैड है तो आस्क्ड करना पड़ेगा। और विल से अगर है तो विल आस्क्ड करना पड़ेगा। इंपेरेटिव में क्या करोगे? इंपेरेटिव में आपको सैड ही मिलेगा। इंपेरेटिव की पहचान कैसे करोगे? सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। ये बात पता है? बिल्कुल पता होनी चाहिए। इंपेरेटिव वो होगा जिसमें सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ध्यान रखना। यहां पर सैड की जगह पर तुम क्या करोगे? ऑर्डर्ड। अगर तुम्हें ऑर्डर्ड दिख रहा है तो ऑर्डर्ड, अगर तुम्हें रिक्वेस्ट दिख रही है सेंटेंस में तो रिक्वेस्टेड। जैसा वाक्य का भाव होगा वैसा। अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो फिर एडवाइज्ड, अगर कोई कमांड दे रहा है तो फिर कमांडेड, अगर कोई अलाउ कर रहा है कहीं आने जाने के लिए तो अलाउड, अगर तुम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो यस में कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर एडमिटेड भी आता है कई बार, ध्यान रखना, एडमिटेड। ठीक है ना? प्रेयड भी आता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो। विश्ड भी आता है।
है ना, फॉरबिडन भी आता है, ये तो ये तो इनमें से कोई एक आ जाएगा भाई। और एक्सक्लेमेटरी में भी आपको सैड मिलेगा 99%, तो वो चेंज किस में होगा, वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ, आपको एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगाना है, और जॉय, अगर दुखी हो दुख का भाव आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर खुशी का भाव है तो जॉय, दुख का भाव है तो सॉरो, और अगर किसी चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हो तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर का यूज करोगे, या सरप्राइज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है तुम्हारे सैड का चेंज कैसे होगा वो बताया। अब तुम्हारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो देखो मैंने सैड का टोल्ड किया, सुनने वाला था इसलिए ये वाला चेंज हमारा हुआ है। देखो ये देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण, ये चेंज यहां आया है, ठीक है ना। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हें 15-15, 20-20 सेंटेंस लिखा करके ये सारी चीजें कराऊं, लेकिन करूं क्या, ये एक ही वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ। ये निशान जो हट करके दैट लगा है ये कैसे आएगा, देखो बताते हैं आपको, इसका भी परिवर्तन बताते हैं। चलो, जैसे राम said to me, you are, अच्छा चेंज कर लेते हैं थोड़ा, है ना, एक ही बार बार लिखने से फिर मजा नहीं आएगा। तो ही टोल्ड मी, नहीं अपन तुम्हें बनाना ना, he said to me, my father wrote this story, मेरे पिताजी ने ये कहानी लिखी, my father wrote this story। अब मैं इसको अगर बदलूं तो मैं कैसे बदलूंगा इसको, ही सैड का टोल्ड करूंगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो माय फादर रॉट दिस स्टोरी, कोई नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं है, तो टोल्ड आ गया, क्योंकि सुनने वाला भी है। देखो अभी पीछे पीछे बताया ना मैंने, ये सारा वो यहाँ लागू हो रहा है, देखो तो मैंने कह दिया टोल्ड मी। अब यहाँ पर मैं ये निशान हटा करके लगा रहा हूं दैट, क्यों लगाया वो मैं आगे बताऊंगा। माई का यहां हो जाएगा हिज फादर हैड रिटन, और दिस का दैट स्टोरी। अब देखो वैसे परिवर्तन तो बहुत सारे, लेकिन मुझे जो यहां सिखाना है मैं वही बता रहा हूं। मैंने यहां इस निशान को हटा करके यहां इसकी जगह दैट लगाया, तो यहां पर हम अगला जो नियम है अपना वो सीखेंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। यहां मैं आपको बता रहा हूं कंजक्शन, क्या बता रहा हूं, कंजक्शन, कि कंजक्शन कौन सा कैसे ऐड होता है। चलो कंजक्शन की चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए, क्या भैया यहां पर भी हम अफर्मेटिव नेगेटिव वाला ही खेल खेलेंगे क्या? बिल्कुल यही खेलेंगे भाई, ये तो खेल खेलना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, ये तो खेल खेलना है। ये इधर अफर्मेटिव नेगेटिव, इधर वही इंटेरोगेटिव,
इधर वही इम्पेरेटिव, क्योंकि हर एक में अपना अलग अलग आएगा ना, और ये एक्सक्लेमेटरी। और ये क्या है, वही जो मैंने अभी आपको आगे आगे बताया ना, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के कथन हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव हो तो कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। क्या लगाओगे, दैट का यूज करोगे। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना, यहां पर ये नियम है, लिख लेना कि दैट यानी कि कंजक्शन के बाद सेंटेंस हमेशा, मैं बता देता हूं आपको यह नियम, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं ताकि आपको मैं रूल बता दूं। यहां ये नियम सबके लिए लागू हो रहा है, इन सबके लिए, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं, चलो लिख लेना आप भी। कंजक्शन के बाद इनडायरेक्ट, क्योंकि कंजक्शन इनडायरेक्ट में लगता है, डायरेक्ट में तो लगता नहीं है। इनडायरेक्ट वाक्य में, कंजक्शन के बाद इनडायरेक्ट वाक्य में स्टेटमेंट स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब आप कहोगे भैया स्टेटमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये स्टेटमेंट स्ट्रक्चर यूज किया जाता है ना कंजक्शन के बाद, ये क्या है। तो जब भी तुम किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वाले कॉन्सेप्ट में लिखते हो ना, किसी भी सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको कहते हैं स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। तो ये एक शर्त होती है कि जब भी तुम कंजक्शन लगाओगे, चाहे कोई भी लगाओ, जैसे यहाँ अफर्मेटिव नेगेटिव अगर हो तो कंजक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। तो तुमको क्या करना है, दैट के बाद तुम्हें इस दैट कंजक्शन के बाद क्या करना है कि तुम्हें स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट फॉलो, स्ट्रक्चर वाला स्टेटमेंट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मतलब कि सब्जेक्ट पहले लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और बाकी की बातें बाद में आएगी। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ कंजक्शन में दैट के बाद स्टेटमेंट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कौन सा, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। भैया क्या ये सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए रहेगा क्या, नहीं, जहां जहां कंजक्शन लगाओगे वहां वहां स्टेटमेंट स्ट्रक्चर ही फॉलो करना होता है। जैसे इंटरोगेटिव होने पर तुम दो कंजक्शन यूज करते हो, कैसे, क्योंकि तुम्हारे इंटरोगेटिव दो तरह से बनता है। एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब और मोडेल से, जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब और मोडेल आता है, जिसे हम यस नो टाइप कहते हैं। और एक बनता है तुम्हारा WH से, यानी जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन से क्वेश्चन बनता है। दो तरह के बनते हैं इंट्रोगेटिव, ये हमको पता ही है खैर। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे ना, उसमें तो कंजक्शन लगाना है इफ और या फिर वेदर। क्या लगाओगे, वेदर, या तो आएगा इफ या आएगा वेदर। और वही इन दोनों कंजक्शन के बाद में आपको स्टेटमेंट स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कहीं भी होगा ढूंढ के लाना है। क्यों लाना है ढूंढ के, क्योंकि इंटरोगेटिव जब आएगा ना तो उसमें आप देखना कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब या WH के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर सब्जेक्ट इधर उधर घुमा मिलेगा। लेकिन जब आप उसको कंजक्शन के बाद लिखते हो तो आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट को उठा करके लाना, यहाँ ऐड करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी चेंज होगी वो लिखनी है, फिर मेन वर्ब, फिर ऐसे आगे बढ़ना आपको, ठीक है। और ये जो निशान होता है ना, ये हट जाता है, इसकी जगह फुल स्टॉप लग जाता है, ये बात भी याद रखना आप। WH में क्या होता है, WH के अंदर जो कंजक्शन होगा ये WH खुद ही आ जाएगा। जो जहां से सवाल बना है ना, जैसे व्हाट से बना है तो व्हाट ही कंजक्शन बनेगा, वेयर से बना है तो वेयर ही कंजक्शन बन जाएगा। और उसके बाद आपको फिर सब्जेक्ट ढूंढ के लाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी WH कंजक्शन, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इफ वेदर, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आना कंपलसरी है, जरूरी है, नहीं तो गलत है। और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर इसका फायदा उठा करके वो ऑप्शन के अंदर सारी चीजें सही कर देगा,
लेकिन वो आपको कंजक्शन के बाद में यहां फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं फंसना है ठाकुर की इस चाल में। आपको अफर्मेटिव या वेदर यानी कंजक्शन के तुरंत बाद मेरी इस बात को याद रखना कि हमारे भैया ने कहा था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और जो भी है वो लास्ट में आएंगे। ठीक है, ये इंटरोगेटिव का ध्यान रखना है। और स्पेशली यहां से जो सवाल पूछने की जो स्थिति बनती है वो यही बनता है कि WH के बाद और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद सब्जेक्ट आपका ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आना चाहिए कंजक्शन के बाद। आप कहोगे कि अटपटा लगेगा सर, व्हाट के बाद सब्जेक्ट कैसे आएगा, वेयर के बाद सब्जेक्ट कैसे आएगा, व्हेन के बाद सब्जेक्ट कैसे आएगा। तो तुम भूलना मत कि तुम यहाँ सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुम यहाँ कॉम्प्लेक्स वाक्य बना रहे हो। क्योंकि इनडायरेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनेगा। और उसमें तुम्हारे ये WH और ये सारे कंजक्शन का काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे इंटरोगेटिव वर्ड्स नहीं है, ये कंजक्शन है, संयोजक है। इसके बाद में सब्जेक्ट आना जरूरी है, ध्यान रखना। ये बात नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आप मुझे मत कहना, ये गारंटी है। और ये गलतियां करते हैं, कई जने करते हैं, कहने के बाद भी करते हैं। इंपेरेटिव में कंजक्शन बनता है टू, और टू के बाद में सेंटेंस को जोड़ा जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कंटिन्यू, ऐसे। तो ये टू कंजक्शन ध्यान रखना, उसके तुरंत बाद आपको ये लगा देना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कई बार डोंट आ जाता है, सेंटेंस में कई बार डोंट भी आ जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, उस परिस्थिति में भी ध्यान से बहुत तसल्ली के साथ में क्या करना है, उसमें आपको नॉट पहले लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। जो डोंट में से जो नॉट है ना वो पहले आएगा, उसके बाद आपको लगाना है टू, और फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को कंटिन्यू करना। तो जो समझने वाली बात वो ये है कि डोंट वाली परिस्थिति में कंजक्शन यहां लगता है, इसके पहले नॉट लगेगा और इसके बाद मेन वर्ब। ऐसा नहीं कि टू नॉट, नहीं, नॉट पहले आएगा, टू उसके बाद जाएगा। कंजक्शन के पहले नॉट लगता है। तो ये छोटी छोटी लेकिन बारीक चीजें हैं, याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इस क्लास का भी कोई वजूद नहीं रहेगा भाई। देखो सीधी बात तो ये है, एक्सक्लेमेटरी में इतना कुछ है नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी और अफर्मेटिव का तो सेम ही है। दोनों के अंदर कंजक्शन दैट यूज होता है, आराम से दैट लगाओ आप तो, और वही दैट के बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मतलब वही स्टेटमेंट वाला। ये स्टेटमेंट वाला तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि कंजक्शन के बाद स्टेटमेंट ही लगता है कॉम्प्लेक्स वाक्य में, ये है, इसकी शर्त है। तो इसमें तो कोई इतना है नहीं प्रॉब्लम, तो यहां भी दैट ही आना है। तो ये तुम्हारा कंजक्शन वाला पार्ट हो गया। देखो अब यही रीजन था कि तुम्हारा सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव है, हमने कंजक्शन दैट लगा दिया, और उसके तुरंत बाद देखो मैंने क्या लिखा है, हिज फादर, ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद में हेड आया, ये देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आई। तो यही चल रहा है ना कंजक्शन, ये सी, ये एस, ये एच, ये एम, और ये आगे की बात, यही तो मैंने बताया यहाँ पर। ये देखो ये कंजक्शन, उसके बाद में एस, उसके बाद में एच, उसके बाद में एम। तो बताओ, देखे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना आप तसल्ली से इस क्लास को देखना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी चीजें बहुत बारीक तरीके से याद हो जाएगी। क्योंकि देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम बहुत जगह पढ़ लोगे, मुझे पता है तुम बहुत जगह पढ़ लोगे इसको, लेकिन ये जो छोटी छोटी और ये जो बारीक बारीक चीजें होती है ना, जो हमें यहाँ मेंटली इरिटेट करती है, क्योंकि कोई टीचर, किसी टीचर के पास इतना वक्त नहीं होगा तुम्हारे लिए कि वो तुमको इन बारीक बारीक चीजों से जानकारी दिलाएगा, क्योंकि हर एक को अपना काम खत्म करके जाना होता है। आई बात समझ में भाई। तुमने उसके साथ में 1 घंटे का वो वीडियो देख लिया, उसके व्यूज आ गए, उसका वो टाइम जो भी है, गणित मेरे को तो समझ में भी नहीं आती यूट्यूब की, वो आ गई। और अगर कोर्स परचेज किया है तो तुमने पैसे भर दिए, अब बस वो क्या पढ़ा रहा क्या नहीं वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये बारीक चीजें जो है, जो हम पढ़ने के बाद भी हमारे जहन में स्टक होती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों का आंसर तुमको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं तुमको, इन उलझनों को मैं सुलझा दूंगा, ये गारंटी है। तुम्हारे इस वीडियो के बाद तुम्हारे मन में ये सवाल कभी नहीं रहेगा कि क्यों इंटरोगेटिव में व्हाट के बाद में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों आता है। अब तुम बता दोगे कि क्यों आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स वाक्य, और कॉम्प्लेक्स में व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे इंटरोगेटिव
क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि कंजक्शन के तौर पर यूज हो रहे हैं, तो उनके बाद स्ट्रक्चर स्टेटमेंट आता है। ये मैंने यहां लिखा दी लाइन, तो आप इस चीज को ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, और एक नए सेंटेंस के साथ एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे मैंने कह दिया, योर फादर said to me you are a good boy। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। योर फादर told me that I was a good boy। यहां तुम एक चीज अगर नोट करते हो तो तुमको दिखेगा कि मैंने यहां यू का आई किया, और ये तुम्हें सिर्फ यही नहीं दिखेगा, ये तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। देखो यहां पर भी हमने माई का क्या किया था, हिज किया था। ये देखो यहां पर भी हमने यू का क्या किया था, आई किया था, किया। यहां पर भी हमने माई का हिज किया था। ये चीज तुमको हर जगह देखने को मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल रही है ना। इसका मतलब ये है कि जब तुम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो ना, तो तुम्हारे प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। तो यहां हम सीखेंगे प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, और ये एक बहुत मुश्किल यात्रा है, लेकिन हम दोनों का सहयोग इस चीज को आसान बना देगा। तो मैं कहूंगा प्रोनाउन चेंज। क्या है? प्रोनाउन चेंज। लेकिन कहां का? रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं है। ठीक है, अब वो चेंज कैसे करना है वो ध्यान रखना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी या माई आ जाए, वी, आर, अस आ जाए, तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के, अब देखो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? कहने वाला, जो हमने शुरुआत में कहा था ना, कहने वाला। और एक लाइन यहां जरूर लिखना तुम, प्रोनाउन जिस रूप में हो उसी रूप में बदलना अनिवार्य है। भैया समझ में नहीं आई बात? अगर तुम्हें सब्जेक्टिव केस बदलना है, ये तो केस तो तुमने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो वेट करना, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तुमको मैं बहुत जल्द। प्रोनाउन में तुमको ये सारी बात बताऊंगा। तो अगर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा। यानी कि आई, अगर आई है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, यानी कि आप उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको भी तुम्हें वापस ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलना है, और अगर पजेसिव केस है तो उसको तुम्हें वापस पजेसिव केस में ही बदलना है। मतलब हमें केस चेंज नहीं करने हैं। सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस का पजेसिव केस में। जैसे कि यहां पर मी है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के वापस ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा। आई है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस में बदलेगा। मी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा। ये बात ध्यान रखना, और एग्जाम्पल से हमें समझ में आती है ये चीजें।
जैसे ये बताऊं मैं, देखो आप, जैसे यू है तो यहाँ यू क्या है, सब्जेक्टिव है। ये देखो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आ रही है। अब तुम इसको बदल रहे हो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, तो यू को जब तुम बदलोगे तो मी का सब्जेक्टिव आएगा आई, इसलिए हमने देखो आई लिया, क्योंकि यू को मी में बदलोगे तो मी तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा यू सब्जेक्ट है ना। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में ही बदलना है, इसलिए तुमने यू का मी बदला, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, आई, इसलिए आई आया वहां। तो बहुत सिंपल बात है, एक दो बार जब आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। अगर यू है या ऑब्जेक्टिव यू है या योर है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और अगर ही, शी, इट किसी का नाम या दे हैं, या जैसे पूरा ढंग से लिखते हैं ना, जैसे ही का अगर हम काउंट करें तो ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट, इट्स, दे, दैम, देयर। और अगर किसी का कोई नाम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी, तो यहां ध्यान रखना ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, देयर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो, तो जब हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं जिसमें ही की पूरी सीक्वेंस आती है, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स, दैम, दे, दैम, देयर, और कोई नाम, तो वो नहीं बदलते हैं। तो ही का ही रहेगा, फिर हर का हर रहेगा, हिम का हिम रहेगा, दैम का दैम रहेगा, इट का इट रहेगा, इट्स का इट्स रहेगा, वो नहीं बदलते हैं। तो ये प्रोनाउन चेंजेस तुमको ध्यान रखने हैं भाई। और यही कारण था कि देखो यू को मी में बदला तो आई आया, इसी नियम के हिसाब से काम किया है वहां पर। ठीक बात है, आई समझ में? चलो आगे बढ़े। चलिए भैया, तो मैंने देखो लाइन सर सारे परिवर्तन कराए। सबसे पहले सैड का टोल्ड कराया, उसके बाद कंजक्शन कराया, फिर मैंने प्रोनाउन बता दिए कि भी प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। अब नेक्स्ट परिवर्तन देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो सेंटेंस जरूरी है। आई सेड टू हिम यू हैव, या she has already finished her task। अब देखो इसको अगर हम आसान बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो कैसे बनेगा ये, आई टोल्ड, क्योंकि अफर्मेटिव है, हिम, कंजक्शन वही दैट, शी मैंने कहा था चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं हुआ।
लेकिन हैज को हम करेंगे हैड। ऑलरेडी फिनिश्ड, हर चेंज नहीं होगा तो ये आया हर टास्क। तो यहां परिवर्तन के नाम पर आपको एक नया परिवर्तन मिलेगा, वो है हैज का हैड, और इसको कहते हैं टेंस चेंज। क्या कहते हैं इसको? टेंस का परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही यही है, लेकिन इस रूल के अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो तुमको मेरे साथ साथ में समझनी है। क्या? पहला पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और विल से हो तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो मेरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी यहां तुम्हें अगर से मिल जाए, सेज मिल जाए, विल से मिल जाए, यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर अगर से, सेज या विल से आता है, तो तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं करना। अगर कर दिए तो गलत हो जाएंगे। मतलब कि से आने पर, सेज आने पर, विल से आने पर रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट में टेंस नहीं बदला जाएगा। तो मैंने तुम्हें शुरुआत में जो बात कही थी कि प्राय बदलते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में नहीं भी बदलते हैं अर्थ, ये वही कुछ कुछ कंडीशन है कि यहां प्रोनाउन बदलेगा लेकिन टेंस नहीं बदल रहा है तुम्हारा। ये इंपॉर्टेंट एक रूल है जिसको तुम लिख लेना और इसको याद कर लेना मेरे भाई। एक और चीज मैं तुमको बताता हूं, वो ध्यान रखना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कथन कैसा हो? यूनिवर्सल फैक्ट हो, जनरल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिकल फैक्ट हो, यानी गणित या विज्ञान के तथ्य हो, साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिकल फैक्ट हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, कोई पुरानी कहावत हो, कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट हो, ऐतिहासिक कोई घटना हो,
तो ध्यान रखना इन सेंटेंसेस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। वाक्य ज्यों का त्यों आएगा। यानी कि तुम्हें अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या मछली पानी में रहती है ना, इंसान जिंदा रहने के लिए खाना खाता है, इंसान की उम्र 100 साल है, तो तुम्हें यूनिवर्सल फैक्ट या जनरल फैक्ट, पृथ्वी चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है ना, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, कोई प्रोवर्ब्स, एवरीवन वर्शिप्स द राइजिंग सन, है ना, हिस्टोरिकल इवेंट कोई, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता, ऐसे कुछ स्टेटमेंट अगर आ जाए इधर रिपोर्टेड स्पीच में, तो कोई चेंज नहीं करना है अपने को, ना तो टेंस का चेंज करना है और ना प्रोनाउन का चेंज करना है, ज्यों का त्यों रख देना वाक्य, बस। तो ये दो चीजें याद रखनी है जब तुम इधर टेंस परिवर्तन कर रहे हो, पहला ये और दूसरा ये। इसमें टेंस नहीं बदलता, उसमें प्रोनाउन तो बदलता है, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं बदलता है, इसमें प्रोनाउन भी नहीं चेंज होगा, वो यूं का यूं छप जाएगा वापस। तो ये बात याद रखनी है, ये कहानी याद रखनी है तुमको। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आए तो प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी बदलेंगे। और वो कैसे बदलेंगे? यानी कुल मिलाकर के सैड आएगा तो ही टेंस बदलेगा, सीधी सी बात ये है। से, सेज और विल से आने पर टेंस नहीं बदलता, सिर्फ प्रोनाउन बदलता है, लेकिन सैड आने पर टेंस बदलता है। लेकिन ये बात भी मत भूलना कि सैड आने पर भी अगर सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच, इनमें से कोई एक है तो कुछ भी नहीं बदलता है, भले सैड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बदलेगा ही नहीं, यूं का यूं रहेगा वो। तो सैड आने पर जो टेंस बदलते हैं वो कैसे बदलते हैं मैं आपको बता रहा हूं, वन बाय वन। लिखना जरूर, बड़े काम की चीज है ये, एक पैनल में सारा कुछ मिलेगा आपको। क्या बदलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इधर आ जाए, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ मिल जाए, डू या डज मिल जाए, तो उनको आपको किस में बदलना है? सेकंड फॉर्म में या डिड के अंदर, मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। दूसरा, इज आर एम आ जाए तो वो वाज वर्ब में बदल जाएगा। अगर हैज हैव आ जाए तो वो हैड में बदल जाएगा। अगर हैज बीन हैव बीन आ जाए तो वो हैड बीन में बदल जाएगा। अगर ये हो गया तुम्हारे प्रेजेंट का मामला, तो प्रेजेंट के चारों। अच्छा, मैंने पेसिव वॉइस पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि 12 में से 8 टेंस का पेसिव बनता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 12 के 12 चेंज होते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। लेकिन इसमें परिवर्तन भी देख लेना, तुम कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पेसिव के चेंजेस में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, हाँ अलग अलग रखना, क्योंकि इसमें टेंस पूरा चेंज हो रहा है। देखो, प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है, वहां नहीं हो रहा था, एक्टिव पेसिव में नहीं हो रहा था, वहां बीन बीन बीइंग ये लग रहे थे, बाकी टेंस नहीं बदल रहा था वहां। पास्ट में अगर आ जाए तो कि भैया अगर डिड इधर आ गया या सेकंड फॉर्म अगर इधर आ गया तो तुम क्या करोगे? हैड लगाओगे। हैड के साथ में फिर वर्ब की भी थर्ड फॉर्म आ जाती है। अगर वॉज वर आ गया तो उधर तुम्हें मिलेगा इनके साथ आईएनजी,
इधर तुम क्या कर दोगे, हैड बीन कर दोगे। अब बिल्कुल अलग लग रहा है लेकिन यही होता है, वॉज वर आने पर हैड बीन प्लस आईएनजी होता है, ध्यान रखना। इजारा में आएगा तब तो वॉज वर होगा, लेकिन वॉज वर इधर आ जाता है ना डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हैड बीन हो जाता है। अब अगर हैड इधर आ गया थर्ड फॉर्म के साथ में तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ये यूं का यूं वापस आ जाएगा, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म वापस इधर भी आ जाएगी। और अगर हैड बीन इधर आ गया आईएनजी के साथ तो इधर भी नो चेंज, इधर भी ये वापस यूं का यूं ही छप जाएगा बिना किसी परिवर्तन के। तो ये तुम्हारे पास्ट का हो गया मामला। देखो याद रखनी पड़ेगी बातें, बड़ा इजी काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। अगर विल आया या शैल आया तो क्या करोगे, तो बहुत इजी है। विल का कर देना वुड, शैल का कर देना शुड, इसमें देखो पूरा ही चेंज होता है। लेकिन भैया अगर विल बी और शैल बी आया तो क्या करें, विल बी शैल बी आएगा तो वुड बी शुड बी करोगे। क्या करोगे, वुड बी शुड बी करोगे। लेकिन अगर विल हैव शैल हैव आया तो क्या करेंगे भैया, तो कुछ नहीं करना है, बस वुड हैव शुड हैव कर देना, बस यही करोगे और क्या करोगे। वुड हैव शुड हैव। अब अगर मामला और बड़ा हो जाए, विल हैव बीन आ जाए, क्योंकि 12 के 12 बदलते हैं ना, या शैल हैव बीन आ जाए, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ जाए तो वुड हैव बीन लिखना जरूर भाई हो, और शैल का शुड हैव बीन। ये हो गया फ्यूचर की पूरी गणित। अब कई बार होता है कि मॉडल आ जाता है। क्या आ जाता है, मॉडल। तो मॉडल आएगा तो कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, ठीक है, कैन का कुड, मे का माइट। अब आप कहोगे कि अगर वुड या शुड इधर आ गया तो फिर मान लो कि इधर आ गया वुड, इधर आ गया शुड, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नो चेंज। वुड का वुड, शुड का शुड ही आएगा वापस, ठीक है ना। मस्ट, मस्ट का कई बार देखने को मिला है हैव टू आता है, लेकिन ज़्यादातर तो चेंज नहीं होता है, इसमें भी ये वापस ये का यही आ जाता है। तो ये आपको मॉडल का भी थोड़ा ध्यान रख लेना इस बार। ये तुम्हारे एक पैनल पर पूरा टेंस का विवरण मैंने दे दिया, और उम्मीद करूंगा आप इसको जरूर तवज्जो दोगे और जरूर इसको देखोगे। थोड़ा पानी पी लूं, फिर मैं आगे की कहानी कंटिन्यू करता हूं आपके साथ। अब कई बार देखने को मिलता है सेंटेंस में मोहन said to him, he is reading a novel at this time। तो इसका एक बार जरा चेंज देखोगे ना तो तुमको बात समझ में आएगी। यानी कि मोहन टोल्ड, क्योंकि सैड है तो टोल्ड होगा, हिम कंजक्शन में वही दैट, और ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो ये ही का ही इज का हो जाएगा। वॉज हमने टेंस अभी अभी पढ़े है। रीडिंग अ नॉवल
एक बड़ा चेंज यहां हो रहा है, एट दिस की जगह आएगा एट दैट टाइम। तो मैं तुमको यहां यही बता रहा हूं कि देखो दिस का दैट भी होता है, मतलब कि यहां परिवर्तन के अंदर समय का भी परिवर्तन होता है, जिसको हम टाइम चेंज के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल चेंज, टाइम चेंज, एडवर्बियल चेंज। ये आपको देखो हर चीज में ध्यान रखना है। जैसे दिस आ गया तो दैट करना है, दीज आ गया दोज करना है, ठीक है ना। हैंड्स आ गया डेंस करना है, नाउ आ गया देन करना है, जस्ट आ गया अगो करना है, हेयर आ गया देयर करना है, टुडे आ गया दैट डे करना है, टुमारो आ गया द फॉलोइंग डे करना है। द नेक्स्ट डे करना है। यस्टरडे आ गया द प्रीवियस डे करना है। द डे बिफोर भी कर सकते हो, द डे बिफोर। ये तुम्हारे तमाम चेंजेस। मैंने कहानी शुरू करी थी यहां से, सैड से। मैं उसको लेके गया कंजक्शन से, उसको लेकर गया प्रोनाउन से, उसको लेकर गया टेंस से, उसको मैं आगे लेकर गया टाइम से। ये सारे परिवर्तन जब तुम करोगे तो तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की यात्रा को तय कर लोगे। भैया जाते जाते अगर हर एक का एक एक एग्जाम्पल करवा जाते तो जरा सही रहता। तो बिल्कुल आपका आदेश सर आंखों पर लेकर। तो एफर्मेटिव तो बहुत सारे देख लिए, अब हम देख लेते हैं एक इंटरोगेटिव। जैसे राम सेज टू मी आर यू प्लेइंग फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? अगर मैं इसका बदलूं तो मैं क्या करूंगा? राम, अब देखो सेज है, सुनने वाला है, तो मैं करूंगा आस्क, क्योंकि इंटरोगेटिव में आस्क होता है, सुनने वाला हो या नहीं हो। तो सेज का आस्क करना है, ये ध्यान रखना। मी, अब कंजक्शन क्या लगाओगे? इफ लगाओगे, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इफ या वेदर, जो भी ऑप्शन है वो। वेदर तब लगाते हैं जब वो ऑप्शन की बात आती है, तब वेदर आता है। तो आर, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, वेदर जब आप ऑप्शन की सिचुएशन में यूज करते हो तो वेदर आता है, नहीं तो इफ ही आएगा, ठीक है ना, इफ रहेगा। तो क्या कहेंगे? राम आस्क्स मी, क्योंकि मैं देखो आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो मैं दोनों कंजक्शन ऐड करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको जो समझना है वो आपके काम की चीज समझनी है आपको। तो इफ के बाद में मैंने क्या कहा था कि स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट। तो ये रहा सब्जेक्ट। देखो हम इसको बदलेंगे किसमें बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में मी है तो यहां आएगा आई। अब देखो यहां पर सेज है तो टेंस को चेंज नहीं करना है, तो आई के साथ लगता है एम, प्लेइंग और फुटबॉल, ये और फुल स्टॉप। ये देखो ये इंटरोगेटिव इस तरीके से करोगे तुम सॉल्व। इफ या वेदर आई एम प्लेइंग फुटबॉल। फिर जैसे एक WH का कर लेते हैं। आई सेड टू हिम वेयर वर दे गोइंग। वे कहाँ जा रहे थे? ये लीजिए। तो देखो जरा एक बार,
आई आस्क्ड, इंटरोगेटिव है, हिम, कंजक्शन में वेयर का वेयर आएगा, मैंने बताया था कि WH का WH आता है, लेकिन फिर सब्जेक्ट चाहिएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हमको सब्जेक्ट लेना है। मैंने कहा था दे चेंज नहीं होता, दे का दे रहेगा। वर्क का क्या कर दोगे, हैड बीन कर दोगे। टेंस में बताया था ना अभी, ये देखो वर्क का क्या करेंगे भाई, वर्क का हैड बीन करेंगे, ये रहा। तो वेयर दे हैड बीन गोइंग, क्योंकि हैड बीन के साथ में ING फॉर्म ही लगती है, गोइंग, फुल स्टॉप, ये बन गया। समझे आप, ये इंटरोगेटिव इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और हर एक चेंजेस के साथ साथ किए जाते हैं। अब हम ले लेते हैं एक इंपैरेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने कहा टीचर said to me complete your homework on time, complete your homework on time, complete your homework on time, अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट करो। तो हम यहाँ कहेंगे टीचर, अब टीचर डांट भी सकता है, एडवाइस भी दे सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हम यहाँ लिख देंगे एडवाइज्ड, टीचर एडवाइज्ड मी। और मैंने क्या कहा था, इंपैरेटिव में टू आता है कंजक्शन, टू और टू के जस्ट बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, तो कंप्लीट। अब ये योर बदलेगा भाई, क्योंकि प्रोनाउन है, ये बदलेगा मी में, तो क्या करेंगे मी। मैंने क्या कहा था, केस चेंज नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस में। योर पजेसिव है तो माई, मी का पजेसिव माई होता है, तो माई होमवर्क मैंने लिखा ही नहीं क्या, यहाँ होमवर्क है भैया, होमवर्क ऑन टाइम, तो माई होमवर्क ऑन टाइम, ये फुल स्टॉप, ये बन गया तुम्हारा इंपैरेटिव का। अब एक कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी, जैसे कैप्टन said to us hooray, we won the match, we won the war, hooray we won the war। कैप्टन ने कहा कि हमने वॉर जीत ली, या वी हैव कर दो, हम वॉर जीत चुके हैं, है ना, वी हैव वॉन द वॉर। अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि इसके अंदर इंटरजेक्शन आया, हुर्रे। हुर्रे हमेशा खुशी व्यक्त करता है, तो हम कहेंगे कैप्टन exclaimed with joy अस लगेगा, कहोगे अटपटा लग रहा है भैया, छो लगता, अस लगाना है, कंजक्शन दैट। अब ये हुर्रे हट जाएगा, क्योंकि इसकी जगह तुमने ले लिया exclaimed with joy, पूरा लिया है, ये हट जाएगा। वी क्या है, वी को चेंज कहाँ करेंगे हम, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ प्रोनाउन में एक बात लिख देना तुम, कि ये जो वी वाला जो हिस्सा है ना, ये अक्सर ज़्यादातर दे, देम और देयर में बदलता है, क्योंकि प्लूरल है ना, तो प्लूरल थर्ड पर्सन में हमेशा दे, देम, देयर ही होता है, तो वी को हमेशा दे, देम, देयर में बदलना है, ठीक है। तो हम यहाँ वी का क्या करेंगे, दे, क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो हम करेंगे दे। हैव, हैड वॉन कर देंगे, ये भी मैंने आपको बताया है, had won the war, ये बन गया तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों, ये था मेरे इस एक वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा मामला सेट। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़ी हुई कई सारी और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं
वो ज़रूर आपकी सुलझेगी। और ये मैं पूरे ईमानदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से आपके साथ में ये समय बिताया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर इस सृष्टि में हर वस्तु, हर एलिमेंट का एक निश्चित समय होता है, और जो चीज़ जितना समय लेगी, उसको जितना समय दिया गया है उतना समय वो ज़रूर लेगी, फिर चाहे वो हमारा जीवन हो या चाहे वो किसी चीज़ को समझने का समय हो। तो इस समय में, इस छोटे समय में, इस थोड़े समय में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं जितना बढ़िया आप तक पहुंचा सकता था मैंने पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी परिणाम आपके हाथ में है, और इसको हम और भी डेप्थ में जाकर के और भी इसके अंदर जो है वो गोते लगा करके इसे और अच्छे से सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके लिए आपको लाइव आने का वेट करना होगा, उसके लिए आपको इस परिवार को बड़ा बनाना होगा, और हमारे साथ में हमें आपके प्यार और आपके स्नेह से सींचना होगा। तब जाकर के हम आपके बीच में आएंगे, और बहुत जल्द हम इस यात्रा को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे हमारी पूरी टीम के साथ में। अभी हम आपके लिए और भी कई सारे नए चेहरे लाएंगे, और भी नए नए जो हैं वो लोग, नए नए जो टीचर्स, नया नया जो जुनून, नई नई जो टैलेंट है वो हम आपके साथ में साझा करेंगे। क्योंकि शिक्षक हमेशा वो नहीं होता जिसके बाल सफ़ेद होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। शिक्षक वो नहीं होता जिसके बाल सफ़ेद होते हैं। शिक्षक वो होता है जिसकी हर बात नई, हर बात निराली होती है, जो अपने कंटेंट में नई चीज़ें लाए, जो आप अपनी समझ में नई चीज़ों को ऐड करे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके साथ जुड़े। तो एक बार हमारी टीम को ज़रूर मौका दीजिएगा, क्योंकि सारे नए नए अनुभव हैं, सारे नए नए लोग हैं, और सभी जो हैं वो बहुत परिपक्व हैं, बहुत परिपूर्ण हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के। लेकिन साथियों, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर साझा कीजिएगा। ये मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स को आप लोग ज़रूर अपना जो है वो एनालिसिस, जो आपने हमसे सीखा, जो आपने हमें सुना, वो आपको कैसा लगा, वो आप लोग उसमें ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि वो देख करके कई सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी ही, एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट की जो बात है ना, वो समझता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा इन चीज़ों को, और दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत आसान होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।